नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। जीवन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं अजीत सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अभिवृद्धि एवं विकास के द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे। तो कल बात कर रहे थे अभिवृद्धि एवं विकास पर कि अभिवृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, और हम ये भी कह सकते हैं कि बालक बालिकाओं के जो शारीरिक पक्ष का विकास होता है उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। अर्थात अभिवृद्धि बाह्य रूप में होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि अभिवृद्धि का जो संबंध होता है वो अभिवृद्धि का संबंध वंशानुक्रम से होता है। हम ये कह सकते हैं कि अभिवृद्धि पर वंशानुक्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अभिवृद्धि पर वंशानुक्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अभिवृद्धि पर वंशानुक्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो इतना ध्यान रखना है कि अभिवृद्धि पर जो है वो वंशानुक्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कल यहाँ पर भी चर्चा कर रहे थे कि अभिवृद्धि जो होती है वो एकांकी होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, अभिवृद्धि एकांकी होती है, अभिवृद्धि धनात्मक होती है, अभिवृद्धि सकारात्मक होती है। अभिवृद्धि में बालक और बालिकाओं का मापन आसानी से किया जा सकता है, लेकिन विकास बहुआयामी होता है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि विकास बहुआयामी होता है। विकास का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, जबकि अभिवृद्धि का क्षेत्र संकीर्ण होता है। तो इतना ध्यान रखना है। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके बाद में अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन आता है तो हमें ध्यान रखना है कि अभिवृद्धि और विकास से जो बनने वाले प्रश्न रहेंगे, इसके सिद्धांत से किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। हम कह सकते हैं अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो यहाँ से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, विकास यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं, अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है, ऐसे ही बना लेना है अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो यहाँ से सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं, एकीकरण का सिद्धांत। यहाँ पर नंबर 1 एकीकरण का सिद्धांत। अर्थात ये कह सकते हैं कि विकास के एकीकरण का सिद्धांत। यहाँ से इस तरीके से कह सकते हैं कि विकास के एकीकरण का सिद्धांत।
उसके बाद में नेक्स्ट कह सकते हैं कि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। उसके बाद में नेक्स्ट हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, विकास का सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। उसके बाद में कह सकते हैं विकास के समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद में नेक्स्ट ये कह सकते हैं विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास के क्रम का सिद्धांत। उसके बाद में नेक्स्ट कह सकते हैं विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। उसके बाद में कह सकते हैं कि विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। उसके बाद में कह सकते हैं कि विकास के निरंतर गति का सिद्धांत। विकास के निरंतर गति का सिद्धांत। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभिवृद्धि एवं विकास के एकीकरण का सिद्धांत, अभिवृद्धि एवं विकास के दिशा का सिद्धांत, अभिवृद्धि एवं विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत, विकास के निरंतर गति का सिद्धांत, और उसके बाद में कह सकते हैं विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत, उसके बाद में विकास के क्रम का सिद्धांत, उसके बाद में विकास की समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद में नेक्स्ट कह सकते हैं कि विकास के सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। तो अब ये जानेंगे कि ये सिद्धांत हमें किस तरीके से याद रखने हैं, और ये भी जानेंगे कि ये सिद्धांत विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया, तो उन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के नाम पर हम सरलतापूर्वक से चर्चा करेंगे। क्योंकि देखा होगा हम बहुत जल्दी से एक लाइन को पढ़ते हैं, पहला पेज पढ़ते हैं और दूसरा पेज भूल जाते हैं। तो यहाँ से साफ तौर से स्पष्ट ये है कि आज से आप ये विकास और अभिवृद्धि के सिद्धांत को भूल ही नहीं सकते हैं। आपको ऐसा मंत्र देंगे और उस मंत्र के माध्यम से आप इसको कभी भूल ही नहीं सकते हैं। जिस तरीके से देखा होगा कि आप आरती, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि हवन, जिस तरीके से कहते हैं ओम नमः शिवाय, जिस तरीके से आप लोग कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वहा, तो यहाँ पर भी यही स्वाहा हो जाएगा। तो आप लोग इस कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, ये सबसे पहले ये जानेंगे कि विकास के
जैसे यहाँ से विकास के एक की, और जब यहाँ पर एक की आया तो का मतलब आपको कहना है कुप्पू, का से कहना है कुप्पू। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को, सभी लोगों को ये चाहिए कि अगर हम एक बार बोलें कि एक की, तो आप लोग 10 बार अपने मन में बोलेंगे, और जहाँ पर आप लोग बैठे हैं, चाहे बेड पर बैठे हैं, लेटे हैं, चाहे कहीं पर हैं, तो आप 10 बार कहेंगे कुप्पू 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 कुप्पू। और जब इस तरीके से कुप्पू कुप्पू कहेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि विकास के एकीकरण का सिद्धांत कुप्पू ने दिया था। मात्र आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है, कुप्पू। और उसके बाद में नेक्स्ट ये आ जाती है कि विकास की दिशा। अब जैसे शब्द ये आया है सा, दिशा, तो सा का मतलब स्वामी, सा का मतलब कह सकते हैं स्वामी। अब हम 10 बार यही कहेंगे कि स्वामी 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 स्वामी, और जब 10 बार यही स्वामी स्वामी बोलेंगे तो पूरा नाम हो गया कुप्पू स्वामी। देखो, हमें पता है कि आप लोगों को याद हो गया होगा, और हो सकता है कि आप लोग भूलेंगे नहीं। जैसे ही हमने ये बताया कि विकास के एक ही, तो एक ही का मतलब कहना कुप्पू कुप्पू कुप्पू, और उसके बाद में दिशा का मतलब, सा का मतलब स्वामी स्वामी स्वामी। और देखा होगा कि जब हम एक शब्द को जब बार बार बोलते हैं तो वही मस्तिष्क, हमारे मस्तिष्क में छप जाता है, उसका संप्रत्यय बन जाता है। जैसे देखा होगा कि हम किसी व्यक्ति से जब नज़रें, आंखें चुरा के बात करते हैं तो उसका संप्रत्यय हमारे मस्तिष्क में नहीं बनता है, और जब हम किसी भी व्यक्ति से आंखों में आंखें डाल करके जब बात करते हैं तो वास्तव में उसका संप्रत्यय हमारे मस्तिष्क में एकदम ज़बरदस्त बनता है। वो चीज़ हम कभी भूल नहीं सकते हैं, लेकिन जो आंखें चुराता है, आंखें चुरा के सोचता है कि हम इस तरीके से देखेंगे नहीं, तो जब देखोगे नहीं तो किताब आपकी तरफ क्यों देखेगी? जब आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे तो भला ये क्यों देखेगी? तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। जैसे हमने बोला कि एक ही, तो आप 10 बार कहेंगे कुप्पू कुप्पू कुप्पू, और उसके बाद में दिशा, तो आप 10 बार कहेंगे स्वामी, सा से स्वामी, सा से स्वामी, सा से स्वामी। तो यहाँ से विकास के एकीकरण का सिद्धांत भी दिया था कुप्पू स्वामी ने, और हम ये भी कह सकते हैं कि विकास की दिशा का सिद्धांत भी दिया था कुप्पू स्वामी ने। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरा नाम है कुप्पू स्वामी। उसके बाद में चर्चा कर लेते हैं कि विकास के सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत किसने दिया था। अब देखो, यहाँ से कैसे ध्यान रखना है, विकास के सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत किसने दिया था, और विकास के समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको अपने माध्यम से ही याद रखना है। अब देखो कैसे, कि जब हम कहीं बाजार में जाते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, हम कहीं यात्रा करते हैं, और जब यात्रा करते हैं, जैसे बात ये आती है कि हम कहीं पर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर जाते हैं, तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें वरना चोरी हो जाएगी। अर्थात कहीं पर भी हम जाते हैं तो जगह जगह पर ये लिखा होता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, और नहीं तो चोरी हो जाएगी। तो सामान की सुरक्षा स्वयं करें तो हम किस तरीके से सुरक्षा कर सकते? देखो, हम बैग लेकर के जाते हैं, हम अटैची लेकर के जाते हैं, और जब बैग लेकर के जाते हैं उसमें अपना सामान रखते हैं, और जब सामान रखते हैं तो वास्तव में आपको लगाना पड़ेगा लॉक, और जब तक लॉक नहीं लगाएंगे तब तक सामान की चोरी हो जाएगी। तो अर्थात यहाँ से कह सकते हैं लॉक, अपने सामान की सुरक्षा जब ही हो सकती है जब हम क्या लगाएंगे, लॉक लगाएंगे। और लॉक अगर एक ही में लगाया तो वो तो सुरक्षित बना रहेगा, और जितने और आपके हैं उसमें ना लगाया तो वो गायब हो जाएगा। तो सभी में लॉक लगाना है, इसका मतलब हर लॉक, यहाँ से ध्यान रखना है हर लॉक। तो सीधी तौर पर आपको ध्यान रखना है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत दिया था हर लॉक ने दिया था। उसके बाद में समान प्रतिमान का सिद्धांत भी किसने दिया था, तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे हर लॉक महोदय ने दिया था। क्लियर हुआ?
देखो आप कभी नहीं भूलोगे, ऐसे जैसे आपने कहा कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करना है, कैसे लॉक लगा के रखना है, तो लॉक का मतलब हर लॉक हो गया। समान प्रतिमान का सिद्धांत भी किसने दिया था? हर लॉक ने दिया था। अब यहाँ से बात करते हैं कि विकास के क्रम का सिद्धांत किसने दिया। देखो अब थोड़ी देर के लिए हम अंग्रेज बन जाएंगे, और अंग्रेज बन जाएंगे तो क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज। क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज। तो देखो यहाँ से हम अंग्रेज थोड़ी देर के लिए बन जाएंगे। क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज। अब देखो सा से सीरीज और सा से सरले, आपको ध्यान रखना है कि सा से सीरीज और सा से सरले। तो यहाँ से हमारा सीधे तौर पर आंसर आ जाएगा कि विकास के क्रम का सिद्धांत सरले ने दिया था। देखो अंग्रेज बन जाएंगे, क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं सीरीज, सा से सीरीज, सा से सरले। अब यहाँ से बात ये आ जाती है कि विकास के क्रम का सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि विकास के क्रम का सिद्धांत सरले ने दिया था। उसके बाद में बात ये आ जाती है कि विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखो हम फिर अंग्रेज बनते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे इस हिंदुस्तान में आधी अंग्रेजी और आधी हिंदी चलती है। तो जब जो चीज़ चलती है उसी के माध्यम से हमें समझ में आता है। तो इसी तरीके से नहीं केवल हम अगर पूर्णतः हिंदी बोलेंगे तब भी हमारे समझ में नहीं आएगा, पूर्णतः हम इंग्लिश बोलेंगे तब भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज़माना ही है ऐसा, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी। तो हम अंग्रेज बनते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर यहाँ पर विभिन्न का मतलब हो गया, हम इसे कहेंगे डीजी, और डीजी का मतलब हो गया यहाँ से हम कहेंगे डगलस। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि विभिन्न गति का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम कह सकते हैं डगलस महोदय ने दिया था। किसने दिया? डगलस महोदय ने दिया था। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि विकास के निरंतर गति का सिद्धांत किसने दिया। ये लिखा है निरंतर, निरंतर, और निरंतर कौन चल सकता है? नरी चल सकता है। निरंतर, निरंतर जो है चलने वाला व्यक्ति होता है, प्राणी होता है, वो नरी होता है। अर्थात कह सकते हैं निरंतर। तो निरंतर का मतलब तर 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 स्किनर, ऐसे आप लोगों को कहना है। निरंतर का मतलब तर, तर का मतलब स्किनर। अब यहाँ से बात ये आ जाती है कि विकास के निरंतर गति का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम कह सकते हैं कि विकास के निरंतर गति का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था। उसके बाद में आ जाता है कि विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत किसने दिया। अब बात ये आ जाती है परस्पर संबंध का सिद्धांत किसने दिया था। तो एक हम कह सकते हैं, देखो मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है गैरसन, गैरसन। अब देखो इसे याद कैसे रखेंगे। यहाँ पर सन का मतलब होता है, फिर अंग्रेज बन गए। सन को हिंदी में कहते हैं पुत्र, इसे सन को हिंदी में कहते हैं पुत्र। अर्थात पुत्र जो है वो किसी पिता का होगा। ऐसा तो है नहीं कि पुत्र का कोई पिता ना हो। जब भाई पुत्र है तो कोई ना कोई उसका पिता तो होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं इसे हम सन को कहते हैं पुत्र, और पुत्र जो है वो किसी ना किसी पिता का होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि पिता और पुत्र में चाहे जितना झगड़ा हो जाए, लेकिन पिता और पुत्र में संबंध जो होता है वो कैसा रहता है? परस्पर बना रहता है। अर्थात यहाँ से स्पष्ट तौर से ये निकल करके आया कि परस्पर संबंध का सिद्धांत किसने दिया था, तो गैरसन ने दिया था। अब हमें पता है कि भली वहाँ से आप लोग इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। तो यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं, वो बनने वाले क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। कभी कभी इस तरीके से पूछ दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो ये कुछ विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं, वो हमने बहुत आसानी से, बहुत सरलतम तरीके से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया।
आप लोग जब इन शब्दों को जिस माध्यम से हमने बताया उसी माध्यम से आप लोग जब 10 बार अपने कॉपी पर लिखेंगे, एक बार देख करके लिखेंगे, एक बार बिना देख करके लिखेंगे, और जब इस तरीके से बार बार प्रयास करेंगे तो ये तो बात बहुत दूर रही है। जैसे बात ये आ जाता है कि एक शब्द आता है जहर, जैसे एक शब्द आ जाता है जहर। अब जहर शब्द आता है तो लोग जहर से बहुत नफरत करते हैं, लोग जहर से बहुत नफरत करते हैं। लेकिन अगर माना जाए जब व्यक्ति की अगर रुचि होती है, व्यक्ति की जब इच्छा होती है तो वो जहर को भी पी लेता है। अब बात आती है जहर को कोई नहीं पीता है, लेकिन जब रुचि होती है तब व्यक्ति जहर को भी पी लेता है। कभी कभी ऐसी समस्याएं घटित हो जाती हैं कि हमारा मस्तिष्क यही कहता है इससे तो अच्छा ये है कि जहर पी लो। जब व्यक्ति जहर पी सकता है तो ये तो आपकी रही विषय वस्तु, ये तो आपकी रही आपको सफलता दिलाने का कार्य करता है, तो ये से आराम से आप पी सकते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब हम ये भी जानेंगे कि ये जो विकास के सिद्धांत हैं, इन विकास के सिद्धांत का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर जी ने तो ये तो सिद्धांत तो लिख दिए, और लिखने के बाद में ये नहीं बताया कि समान प्रतिमान के सिद्धांत का मतलब क्या होता है, विकास के क्रम के सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, या हम कह सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, और विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत दिया था वो डगलस महोदय ने दिया था। यहाँ से हम कह सकते हैं कि विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत डगलस ने दिया था। अब ये भी जानेंगे कि व्यक्तिगत एक मनोवैज्ञानिक हैं जिसे हम कहते हैं गैसले। गैसले ने ये कहा था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव उतना ही होता है जितना मानव जाति का है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव उतना ही होता है जितना मानव जाति का है, जितना मानव जाति का है। अर्थात गैसले महोदय ये कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव उतना ही होता है जितना मानव जाति का होता है। जैसे बालक का विकास, सभी बालकों का विकास एक समान नहीं होता है। जैसे देखा होगा कि जब हमारी ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों का विकास जिस तरीके से ये उंगली है उसी तरीके से उसका विकास होता है। अर्थात जब इस 5 उंगलियों का विकास एक समान नहीं होता है तो ये तो हम प्राणी है, जो व्यक्ति लंबा है तो उसका उस तरीके से विकास होगा, जो छोटा है उसका उस तरीके से विकास होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक का विकास अलग अलग गति से होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संसार एवं प्रकृति का नियम है। संसार प्रकृति का नियम ये है कि 2 जुड़वा बच्चे एक समान दिखने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। टायलर महोदय ये कहते हैं कि रंग, रूप, आकार प्रकृति के आधार पर किसी न किसी रूप में
बालक और बालिकाओं में जो विभिन्नता पाई जाती है उसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अगर देखा जाए किसी की लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर है, रंग बराबर है, रूप बराबर है, कद बराबर है, लेकिन किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी पक्ष में कोई ना कोई विभिन्नता अवश्य होगी, तो उसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अर्थात संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों का विकास एक समान नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई डिफरेंस, कोई ना कोई विभिन्नता अवश्य पाई जाती है। शारीरिक पाई जा सकती है, मानसिक पाई जा सकती है, संवेगात्मक पाई जा सकती है। तो इस तरीके से इसे हम क्या कहेंगे, विभिन्न गति का सिद्धांत। उसके बाद में चर्चा करते हैं जो आपको बताया था कि विकास के एकीकरण का सिद्धांत। विकास के एकीकरण का सिद्धांत, उस पर बात कर लेते हैं कि विकास के एकीकरण के सिद्धांत का मतलब क्या है। एकीकरण का सिद्धांत, देखो ये विकास के सिद्धांत का नाम तो अलग अलग है, लेकिन इनका अर्थ कहीं न कहीं समान एक जैसा आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि जब विकास और अभिवृद्धि के सिद्धांत ही हैं और जब ये सिद्धांत हैं तो आपको कहीं न कहीं इसके अर्थों में, इसकी परिभाषाओं में, इसके निष्कर्ष में समानता मिलेगी। तो ये मत कहना कि सर जी आपने इस सिद्धांत के बारे में ये बताया था और इस सिद्धांत के बारे में बता रहे वही आ रहा है। इसका मतलब नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन निष्कर्ष कहीं ना कहीं सभी सिद्धांतों के कहीं ना कहीं सेम मैच खाएंगे। अब जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि विकास के एकीकरण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है। जैसे देखा जाए कि एक बालक हम कह सकते हैं, एक शिशु, एक बच्चा का जन्म होता है। जन्म के बाद में जब वो कक्षा 1 में पढ़ने के लिए जाता है तो मास्टर साहब उसे क्या करते हैं कि उसे कॉपी पर लिखवाते हैं, पेंसिल पकड़वाते हैं। तो बच्चे को पेंसिल पकड़नी नहीं आती है, वो क्या करता है, ऐसे बहुत टाइट करके पूरे हाथ से इस तरीके से पेंसिल को पकड़ लेता है। और वहाँ पर मास्टर साहब हाथ पकड़ करके लिखवाते हैं तो उसका यहाँ पर ना हाथ यहाँ पर मुड़ेगा ना यहाँ पर, वो पूरा हाथ इस तरीके से चलाता है। तो धीरे धीरे उसे ज्ञान नहीं होता है। अब धीरे धीरे उसे पेन पकड़ना आता है और उसे धीरे धीरे ये आता है कि कहाँ से किस तरीके से हमें लिखना है। तो इस तरीके से धीरे से उसका विकास होता है। अर्थात हमने सबसे पहले ही बताया था कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एकदम ना हो करके और विकास धीरे धीरे होता है। अब जैसे बात आ जाती है कि विकास के एकीकरण का सिद्धांत और किस तरीके से ध्यान रखोगे। देखा जाए कि जब शुरू में एक बालिका या शुरू में कह सकते हैं एक लड़की जब वो स्कूटी चलाती है और जब वो स्कूटी को चलाती है तो इस तरीके से हैंडल को पकड़ती है, इस तरीके से डगमगाती हुई जाती है। ये लगता है कि एकदम यहाँ पर आकर जाकर के गिर जाएंगे, ये लगता है एकदम गिर जाएंगे। और वहीं पर एक किशोर आता है, वहीं पर एक लड़का आता है और वो पल्सर 180 सीसी को, और जैसे ही उसमें सेल्फ लगाता है, जैसे किक लगाता है, एकदम आवाज़ आती है हुर, और जो ऐसे करता है हुर हुर हुर, और एकदम 180 की स्पीड पे बहुत तेज़ी से चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, उसके सभी पक्षों का विकास हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। इसी को हम क्या कहेंगे, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। जैसे फिर एक तीसरे एग्जाम्पल पर और चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी नए व्यक्ति जिसने कभी डांस ना किया हो और जब उसने डांस ना किया हो तो उससे अगर कहा जाता है डांस करने के लिए, लोग क्या करते हैं फंक्शन में ज़बरदस्ती उसे धकेल देते हैं। तो वो क्या करता है, पहले अपने पूरे शरीर को चलाता है, पूरे शरीर को। वो नहीं जानता है कि कहाँ पर कमर चलाई जाएगी, कहाँ पर सर चलाया जाएगा, कहाँ पर हाथ का प्रयोग होगा। और धीरे धीरे जब वो करता रहता उसके बाद में उसे पता चल जाता है कि कहाँ पे कमर चलानी है, कहाँ पर हाथ को चलाना है, कहाँ पर पैर को चलाना है, कहाँ पर सिर को हिलाना है, कहाँ पर कमर को हिलानी है।
तो इस तरीके से उसे ज्ञान हो जाता है, इस तरीके से विकास होता है। इसी को हम क्या कहेंगे, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। अर्थात हम किसी भी कार्य को करते हैं तो पहले हम पूरे शरीर की ताकत झोंक देते हैं, उसके बाद में हमें जानकारी हो जाती है कि वास्तव में हमें पूरे शरीर की आवश्यकता नहीं, एक ही अंग की आवश्यकता है, उसी को काम में लेते हैं। जैसे देखा होगा कि अगर एक खिलाड़ी पहले शुरुआत में खिलाड़ी नहीं है, वो गेंद खेलने के लिए जाता है तो वो पूरे इस तरीके से ज़बरदस्ती से कैच लेना चाहता है, फिर भी कैच नहीं ले पाता है। और उसके बाद में जब उसका विकास हो जाता है तो धीरे से, फटाक से, धीरे से, आसानी से उस बॉल का कैच ले लेता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, विकास के एकीकरण का सिद्धांत। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, हमने बताया था कि बालक का विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यहाँ पर देखेंगे बालक का जो विकास होता है वो बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत की ओर का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, यहाँ से फिर बात वही आ जाती है कि बालक का जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है, पहले बालक किसी भी चीज को, सामान्य चीज को सीखता है। अब ये नहीं कि वास्तव में बालक को छोटा आ सिखाया नहीं, उसके बाद में सीधी उस पर लाइन लिखवाए जा रहे हैं, उसके बाद में वहाँ पर बालक को जोड़ घटाया सिखाया नहीं और वहाँ पर a+b का होल स्क्वायर सिखाने के लिए चल दिए, क्या बालक सीखेगा? नहीं सीखेगा। अर्थात पहले बालक का जो विकास होता है, पहले बालक सीखता है या विकास होता है वो सामान्य और उसके बाद में विशिष्ट। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि विकास के सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम ये कह सकते हैं हरलॉक महोदय ने दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट कह सकते हैं, नेक्स्ट चर्चा ये आती है कि विकास के समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, विकास के समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखो ये विकास के समान प्रतिमान ये क्या कहता है, ये समान प्रतिमान का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस नमूने का होगा और उससे उत्पन्न संतानें भी उसी नमूने की होंगी, इसी को हम क्या कहेंगे, समान प्रतिमान का सिद्धांत। जैसे यहाँ पर बात ये आती है कि चूहा, अर्थात हम कह सकते हैं कि चूहे का जो बच्चा है वो चूहे के जैसा समान होगा। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि बकरी का बच्चा, जो बकरी है वो बकरी का बच्चा बकरी जैसे नमूने का होगा, बकरी का बच्चा बकरी जैसा नमूना होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि हाथी का जो बच्चा है वो हाथी के समान आकृति का होगा। अर्थात ये नहीं कह सकते हैं कि हाथी का बच्चा बकरी के बच्चे की तरह से होगा। तो आपको यही ध्यान रखना है, मनुष्य का बच्चा बकरी के बच्चे के जैसा नहीं होगा, उसका नमूना मनुष्य जैसा होगा। अर्थात इसी को हम कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वंशक्रम। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि चूहे का बच्चा चूहे जैसा होगा, हाथी का बच्चा हाथी जैसे नमूने का होगा, बकरी का बच्चा बकरी जैसे नमूने का होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अर्थात कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि बकरी का बच्चा सांप के बच्चे जैसा होगा, नहीं। अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसा नमूना होगा उससे उत्पन्न संतानें भी वैसे नमूने की होंगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चर्चा ये करते हैं
विकास के क्रम का सिद्धांत, क्रम का सिद्धांत, विकास के क्रम का सिद्धांत क्या कहता है? विकास के क्रम का सिद्धांत का मतलब ये है कि पहले शारीरिक पक्ष का विकास होगा, फिर मानसिक पक्ष का विकास होगा, उसके बाद में फिर कह सकते हैं संवेगात्मक पक्ष का विकास होगा, फिर हम कह सकते हैं सामाजिक पक्ष का विकास होगा। अर्थात जो विकास होता है वो एक क्रम में होता है। ये भी कह सकते हैं पहले बालक शैशवावस्था में आता है, पहले बालक गर्भावस्था में, फिर शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में। ये नहीं कह सकते हैं गर्भ से सीधा डायरेक्ट वो प्रौढ़ या वृद्ध पहुंच जाए। बालक का जो विकास होता है वो एक क्रम में होता है। अर्थात वही बात फिर निकल करके आ गई, पहले बालक साधारण चीज़ों को सीखता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो जटिल चीज़ों को सीखने लगता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं बालक का विकास जो होता है वो बालक का विकास एक क्रम में होता है, अर्थात उसका एक निश्चित क्रम होता है, जिसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बालक का जो विकास होता है जो सिर से पैर की ओर होता है। ये हम चर्चा बाद में करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात ये आती है विकास के क्रम का सिद्धांत। उसके बाद में बताया था विकास के निरंतर गति का सिद्धांत, निरंतर गति का सिद्धांत, अर्थात प्राणी का, मानव का जो विकास होता है वो निरंतर गति से होता है। और ये भी ध्यान रखना है कि बालक का विकास लंबवत ना होकर बालक का विकास वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है। उसी को हम कह सकते हैं कि बालक का विकास रेखी सीधा ना होकर के बालक का विकास सभी पक्षों में होता है, जैसे शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, भाषाई पक्ष, बौद्धिक पक्ष, चारित्रिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। इस तरीके से बालक का विकास होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट हम चर्चा कर लेते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत, देखो विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है? इसके दो पार्ट होते हैं। इस विकास की दिशा के सिद्धांत के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो हम कह सकते हैं मस्तक अधोमुखी, मस्तक अधोमुखी सिद्धांत। एक तो हम कह सकते हैं मस्तक अधोमुखी सिद्धांत, और उसके बाद में दूसरा हम कह सकते हैं विकास के निकट दूर के क्रम का सिद्धांत, के क्रम का सिद्धांत, क्रम या प्रक्रम का सिद्धांत। देखो यहाँ पर मस्तक अधोमुखी, अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है। मस्तक अधोमुखी, जिसे हम क्या कहेंगे? मस्तक अधोमुखी। इसका मतलब होता है कि जो बालक का विकास, पहले बालक का विकास सिर का होता है और उसके बाद में बालक का विकास पैरों का होता है। तो इसे हम कह सकते हैं सिर से पैर की ओर। यहाँ से कह सकते हैं सिर से पैर की ओर। ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है और इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट, ये मील की पत्थर साबित होने वाली है। ये ध्यान रखना है, इससे कई बार क्वेश्चन आया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मस्तक अधोमुखी सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। तो मस्तक अधोमुखी का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। तो हमें ध्यान रखना है, ये इसका मतलब है सिर से पैर की। यदि क्वेश्चन में आ जाए कि बालक का विकास कैसे होता है, तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसे आप यहाँ पर लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला रहता ही रहता है और गलत नहीं होना चाहिए।
पहले बालक का विकास पहले सर, जैसे देखा होगा जब बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले उसके आँखों पर समन्वय आता है, उसके बाद में वो आँखों के बाद में अपने धड़ को उठाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं पहले मस्तिष्क का विकास होता है, पहले सिर का विकास होता है और उसके बाद में पैरों का विकास होता है। उसके बाद में आ जाता है निकट दूर के क्रम का सिद्धांत। निकट को हम कह सकते हैं केंद्रीकरण, इसे हम कह सकते हैं केंद्रीय भिमुख का सिद्धांत। इसका एक नाम और है जिसे हम कह सकते हैं केंद्रीय भिमुख का सिद्धांत। देखो इसमें क्या है कि पहले बात तो वही आ जाती है कि जैसे एक हम कह सकते हैं इस तरीके से पैर की हड्डी है, ये हम कह सकते हैं कि पैर की हड्डी है, तो पहले जो विकास होगा ये हड्डी है जो केंद्र के भागों में विकास होगा और उसके बाद में ये कह सकते हैं बाहा के पक्षों का विकास होगा। तो सबसे पहले जो विकास होता है वो कह सकते हैं आंतरिक भागों। जैसे देखा होगा कि सबसे पहले बालक के धड़ में उत्तेजना आती है और उसके बाद में धड़ के बाद में फिर वो हाथ चलाता है, पैर चलाता है। ये नहीं कि सबसे पहले वो हाथ और पैरों को चलाने लगता है, सबसे पहले बालक के धड़ में उत्तेजना आती है और उसके बाद में उसके हाथ और पैर में उत्तेजना आती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, निकट दूर का क्रम। तो आपको ध्यान रखना है कि निकट दूर के क्रम का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम कह सकते हैं केंद्रीय भिमुख का सिद्धांत या केंद्रीकरण का सिद्धांत। पहले विकास होता है हम कह सकते हैं केंद्र के भागों का और उसके बाद में कह सकते हैं इसकी परिधि का विकास होता है। सबसे पहले केंद्र और उसके बाद में परिधि का विकास होता है। देखा जाए कि मानव की जो हड्डी होती है सबसे पहले उसका विकास होता है और उसके बाद में मांसपेशियों का विकास होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है कि विकास की दिशा का सिद्धांत किसने दिया था। हम कह सकते हैं कुप्पुस्वामी ने। इसके दो पार्ट होते हैं जिसे एक मस्तक अधोमुखी कहते हैं। मस्तक अधोमुखी का मतलब सिर से पैर की ओर होता है। उसके बाद में निकट दूर के क्रम का सिद्धांत, ये इसका मतलब पहले आंतरिक भागों का, हम कह सकते हैं पहले केंद्रीय भागों का विकास होता है और उसके बाद में बाहर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इस तरीके से कि पहले केंद्र या आंतरिक भाग का विकास उसके बाद में परिधि का विकास होता है। इस तरीके से इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, निकट दूर के क्रम का सिद्धांत। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि विकास के निकट दूर क्रम का सिद्धांत। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा किसी ना किसी रूप में। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनेगा इसको टच जरूर करेगा, क्योंकि लगभग हर एग्जाम में 99% इससे बनने की संभावना रहती है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये नहीं कि एक बार देखा और उसके बाद में छोड़ दिया कि चलो अरे जाने दो, तो जाने दो तो ये तो चला ही जाएगा और आपका 1 नंबर ले जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ये तैयार करना है। उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है, एक सिद्धांत की बात और करते हैं जो हमने बताया था कि विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, और ये सिद्धांत जो दिया था वो गैरसन ने दिया था। अब देखो ध्यान रखेंगे कि विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत का मतलब क्या होता है। देखो, जब तक अगर शारीरिक पक्ष का विकास नहीं होगा,
जब तक शारीरिक पक्ष का विकास नहीं होगा तब तक मानसिक पक्ष का विकास नहीं होगा, और जब तक मानसिक पक्ष का विकास नहीं होगा तब तक संवेगात्मक पक्ष का विकास नहीं होगा। संवेगात्मक पक्ष का विकास नहीं होगा, और जब तक संवेगात्मक पक्ष का विकास नहीं होगा तब तक भाषाई पक्ष का विकास नहीं होगा। और जब तक भाषाई पक्ष का विकास नहीं होगा तब तक सामाजिक पक्ष का विकास नहीं होगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जब शारीरिक पक्ष, जब हमारे शरीर ही अगर नहीं, शरीर का ही विकास नहीं होगा, जब देखा जाए जब हमारे शरीर में जब कोई रोग हो जाता है, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब फीवर आ जाता है, जब जुकाम हो जाता है, जब खांसी होने लगती है, तब देखा जाए वास्तव में हमारा मानसिक पक्ष जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। तो हमारा मानसिक पक्ष जब ही होगा जब हमारा शारीरिक पक्ष होगा। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारा मानसिक पक्ष नहीं होगा, और जब तक मानसिक पक्ष नहीं होगा तब तक हमारा संवेगात्मक पक्ष का विकास नहीं होगा, और जब तक संवेगात्मक पक्ष का विकास नहीं होगा तब तक भाषाई पक्ष का विकास नहीं होगा, और जब तक भाषाई नहीं होगा तब तक सामाजिक पक्ष का विकास नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं ये पक्ष जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से संबंध होते हैं, एक दूसरे से परस्पर संबंध होता है, अर्थात इन्हें एक जटिलता से संबंध होता है। तो इसी तरीके से किसी भी पक्ष को अलग नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से देखा जाए, हमने बताया था कि पिता के लिए पुत्र पिता और पुत्र में चाहे जितना झगड़ा हो जाए, लेकिन और पिता और पुत्र में परस्पर संबंध बना ही रहता है, क्योंकि पिता का ही पुत्र होगा, किसी दूसरे का नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जब तक अगर एक शारीरिक पक्ष का यदि विकास नहीं होगा तब तक मानसिक पक्ष का विकास नहीं हो सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि इन सभी पक्षों का जो संबंध होता है वो संबंध परस्पर बना रहता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? विकास के परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो आज हमारा विकास और अभिवृद्धि जो टॉपिक है यहाँ से लगभग पूर्ण हो गया। यदि कोई भी अगर कहीं से बनने वाला क्वेश्चन यदि रह जाता है तो आप लोग हमारे कमेंट में भेज सकते हैं, और उसके बाद में हम पुनः फिर आपको लेकर के आएंगे, पुनः आपकी जो समस्या है वो समस्या का समाधान करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।